हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? ऑप्शन ए वही ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एल्केन का पूछा है तो एल्केन हमारा जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इस पे हमारा सिंगल बॉन्ड है, जबकि ए और बी दोनों में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि बकमिंस्टर फुलरीन हमारा एक अपर रूप है। तो किसका है अपर रूप? सल्फर का, कार्बन का, फास्फोरस का या सोने का? तो जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो हमारा कार्बन का अपर रूप होती है। कार्बन के और भी अपर रूप होते हैं हमारे, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, ये तीन होते हैं हमारे कार्बन के अपर रूप, बकमिंस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट और हीरा। तो इसका हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को, कार्बन श्रृंखला की लंबाई को, और इसका आणविक द्रव्यमान को, और इसके रासायनिक गुण को। तो किसी कार्बनिक यौगिक में एक जो क्रियात्मक समूह होता है वो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, इसके रासायनिक गुणों को। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में, और मीथेन गैस की उपस्थिति में। तो जो हमारी क्लोरीन होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब क्रिया करती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार होगा, ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से उपयोग हैं? ऑप्शन ए है मूर्तियों को बनाने में, ऑप्शन बी टूटी हड्डियों के सांचे बनाने में, ऑप्शन सी है सजावटी सामग्री बनाने में, ऑप्शन डी है ये सभी बनाने में। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है वो मूर्तियाँ बनाने में भी प्रयोग होता है, टूटी हड्डियों के सांचे बनाने में भी प्रयोग होता है, और सजावटी सामग्री बनाने में भी प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेब में पाया जाता है अम्ल वो हमारा होता है मैलिक अम्ल, जबकि लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए, मैलिक अम्ल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो जो चाय में अम्ल पाया जाता है हमारा वो होता है टैनिक अम्ल, और ये फार्मिक अम्ल हमारा चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, टैनिक अम्ल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल क्षार संकेतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के,
ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन डी 7 प्रकार के। तो जो अम्ल क्षार संकेतक होते हैं मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक संकेतक, एक होता है कृत्रिम संकेतक और एक होता है ग्रहण संकेतक। 3 प्रकार के होते हैं संकेतक हमारे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी लिटमस, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्राकृतिक स्रोतों से हमारा हल्दी भी प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी भी प्राप्त होती है और लिटमस भी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्राकृतिक संकेतक हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन घ्राण संकेतक, ये घ्राण लिखा हुआ है, घ्राण संकेतक है। ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी वनीला, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्याज भी घ्राण संकेतक होता है, वनीला भी घ्राण संकेतक होता है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृत्रिम संकेतक के कौन कौन से उदाहरण हैं। ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोप्थिलीन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम संकेतक वो होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो हमारा मिथाइल ऑरेंज भी कृत्रिम संकेतक है, फिनोप्थिलीन भी कृत्रिम संकेतक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन सी ही जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सबसे अधिकतम क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद पहले नंबर पे हमारा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, दूसरे पे आता है सोडियम, तीसरे पे आता है कैल्शियम और चौथे नंबर पे आता है मैग्नीशियम। तो सबसे अधिकतम क्रियाशील धातु हमारी हो जाएगी पोटेशियम, ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कि वर्षा के जल को कब अम्लीय वर्षा माना जाएगा। जब पीएच मान 14 होगा, जब पीएच मान 7 होगा, जब पीएच मान 5.6 से कम होगा और जब पीएच मान 2 से कम होगा। तो अम्लीय वर्षा हम जब मानते हैं जब पीएच मान वर्षा का 5.6 से कम हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हमारे दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब हमारे मुंह का पीएच मान हो जाता है। ऑप्शन ए जब पीएच मान हमारा 14 हो जाता है, जब पीएच मान 7 हो जाता है, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी जाएगा, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। पीएच मान 5.6 से कम पे हमारी अम्लीय वर्षा होती है और 5.5 पे कम होने पर दांतों में सड़न होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान 12, पीएच मान 8, पीएच मान 14 और पीएच मान 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसका पीएच मान हमारा 10 होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पीएच मान 10, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जठररस का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान 2, पीएच मान 1.2, पीएच मान 4 और पीएच मान 0। तो जो
जठररस होता है वो हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है और जठररस का पीएच मान 1.2 होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1.2। जो पीएच मान होता है 7 के 0 से 6 तक अम्लीय होता है और 7 पे उदासीन होता है। 7 पे उदासीन होता है और 7 के बाद 14 तक हमारा क्षारीय होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान 2.2, पीएच मान 1.2, पीएच मान 4.5 और पीएच मान 10.2। तो जो नींबू का पीएच मान होता है वो हमारा होता है 2.2। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए पीएच मान 2.2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दही में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए टैनिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दही में हमारा जो पाया जाता है वो हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, कसैले, कड़वे और नमकीन। तो अम्ल स्वाद में हमारे खट्टे होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन जाएगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साबुन जैसी फिसलन किसमें होती है। अम्ल में, क्षार में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो साबुन जैसी फिसलन होती है जो हमारे क्षारों में होती है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी क्षार में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कपड़े में लगा सब्जी का पीला दाग साबुन से कपड़े धोने पर वह लाल रंग का क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन ए साबुन में उपस्थित अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है साबुन में उपस्थित क्षार के कारण, ऑप्शन सी है साबुन में उपस्थित अम्ल और क्षार दोनों के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साबुन हमारा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और हल्दी हमारी क्षारीय प्रकृति में लाल रंग की हो जाती है। इसलिए जब साबुन हमारे कपड़े के हल्दी के दाग पे आता है तो लाल रंग की हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी साबुन में उपस्थित क्षार के कारण। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हल्दी अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है। लाल रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग या इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो होती है वो हमारी अम्ल और उदासीन माध्यम में कोई रंग नहीं देती, जबकि क्षारीय माध्यम में लाल रंग का रंग देती है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी विलयन में नीले लिटमस पेपर को डालने पर वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो विलयन की प्रकृति कैसी है। उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है और या उदासीन और अम्लीय दोनों है। तो इसको याद करने की ट्रिक है हमारी अनिल है। तो आज से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। इसी प्रकार क्षार का भी हमारा है। क्षार का याद करने के लिए हमारा है छालिनी। तो छा से हो जाएगा क्षार, ला से लाल, नी से नीला। तो क्षार लाल रंग को नीला कर देता है और अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है।
तो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करेगा तो विलयन हमारा अम्लीय प्रकृति का है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाइना रोज संकेतक क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी गुलाबी रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो जो चाइना रोज होता है वो हमारा क्षारीय विलयन पर हरा रंग देता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए हरा रंग। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे, सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।